केंद्र में सरकार हारना है भाजपा की सरकार को, तो उसके लिए नॉर्थ और वेस्ट में भाजपा को कम से कम 100 सीट हारना है। इस बात को आप समझ लीजिए। पूरे भारत के मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो उसको ईस्ट और साउथ का आप एक पूरा डायगोनल लाइन खींच दीजिए अगर, तो ईस्ट और साउथ आप उसको शुरू कीजिए बिहार से, जोड़ दीजिए उसमें वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। इन राज्यों में करीब 240 लोकसभा की सीटें हैं और इन राज्यों में भाजपा को 50 से कम सीट है। लेकिन फिर भी उनके 300 सीट क्यों आते हैं? क्योंकि जो बाकी के 350 सीट बच गए, 300 सीट जो बचे उनके नॉर्थ और वेस्ट के, उन 300 सीटों में वो 260-270 सीट जीते हुए हैं। तो भाजपा तब तक नहीं चुनाव हार सकती है जब तक नॉर्थ और वेस्ट की जो 260 सीटें वो जीते हुए हैं वो उसमें कम से कम 80 या 100 सीट न हारें। अब अगर भाजपा को नॉर्थ और वेस्ट में 100 सीट हारना है तो कैसे हार सकते हैं? 5 पार्टियां हैं जिनका स्ट्राइक रेट मिनिमम 30% होना चाहिए। कई लोगों को लगता है सिर्फ कांग्रेस से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस और भाजपा का जो मुकाबला है वो समझो 250 सीटों पर है, इंक्लूडिंग साउथ। लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, बीजेपी वो सिंगल डिजिट में है। कांग्रेस के जो 50 एमपी जीते हैं वो भाजपा के खिलाफ नहीं जीते हैं। कांग्रेस के 50 एमपी का बड़ा हिस्सा केरल से है, तमिलनाडु से है और पंजाब से है। यहाँ पर वो भाजपा से लड़कर नहीं जीते हैं। जहाँ पर भी भाजपा से उनकी लड़ाई थी वो सब जगह भाजपा जीती है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी पार्टी एसपी, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, एसपी सिर्फ 5 सीट जीती। उसकी वजह से भाजपा का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। बगल का राज्य है बिहार, वहाँ पर आरजेडी को 0 सीट आया, भाजपा वाले 39 सीट उनका एनडीए गठबंधन जीता। और फिर महाराष्ट्र जहाँ 48 सीट में भाजपा ने 18 और 23 करीब 41 सीट 48 में वो जीते। तो जब तक कांग्रेस, एसपी, आरजेडी और एनसीपी अलायंस जो है, एनसीपी शिवसेना अलायंस कांग्रेस अलायंस जो है, इनका स्ट्राइक रेट 30% से ज़्यादा नहीं होता है, तब तक आप चाहे जैसे भी गुना गणित कर लो, भाजपा केंद्र में बहुमत से नीचे नहीं आएगी।